नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम यानी कि तपस्वी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी और द बेसिक ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जो हमारी डिप्लोमेसी है वो प्राचीन काल में, अर्वाचीन काल में और मध्यकालीन काल में कैसी रही है, उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू इस वीडियो लेक्चर में लेने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव, उसके प्रिंसिपल, उसके एम्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी इंडियन डिप्लोमेसी है उसका जो रूट है वो कहा जाता है। उसका रूट जो जाता है वो एंशियंट काल यानी कि मौर्य युग में जाता है। तब जो आचार्य चाणक्य थे उन्होंने एक किताब लिखी थी, वो तो सबको मालूम है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को कहा जाता है कि अर्थशास्त्र इज इंडीड अ मास्टरपीस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजी। यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसमें जो स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने कहा है। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसका रूलर कैसा होना चाहिए, उसकी डिप्लोमेसी और उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो कैसी होनी चाहिए, उन्होंने ये अर्थशास्त्र में उसका ओवरव्यू दिया गया है। तो मौर्य काल में जो फेमस एम्बेसडर भारत आए थे उसमें सबसे पहला है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस वन निकेटर, जो कि सेल्यूसिड एम्पायर का जो पहला राजा था, और जो एलेक्जेंडर था उसका एक वो फ्यूडल लॉर्ड भी था। उसका जो एम्पायर था उसका ये सेल्यूकस का ये जो एम्बेसडर था वो था मेगास्थनीज। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। उसमें उन्होंने तत्कालीन जो कैसी परिस्थिति थी मौर्य काल में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसके जो ट्रेड रिलेशन है सेल्यूसिड एम्पायर के साथ, ग्रीक के साथ, वो कैसे थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उसके बारे में भी उन्होंने एक ओवरव्यू दिया है। और चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच की जो लड़ाई हुई थी जिसमें चंद्रगुप्त की जीत हुई थी, उसका ओवरव्यू भी मेगास्थनीज ने इस इंडिका बुक में दिया गया है। उसके बाद आता है डायमेकस, जो कि चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के दरबार में एम्बेसडर था। उसके बाद डायोनीसियस, जो कि टोलेमी टू उसका वो एम्बेसडर था, और अशोका के राज्य में वो एज ए एम्बेसडर आया था। तो ये तीन नाम है वो आपको याद रखने हैं, वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो चाणक्य थे उन्होंने एक बेस्ट स्ट्रेटेजी लिखी थी। उन्होंने कहा जिसे मंडल थियरी कहा जाता है, उन्होंने जो 6 फॉर्म्स दिए हैं डिप्लोमेसी के, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो डिप्लोमेसी है वो कैसी होनी चाहिए। उन्होंने जो 6 फॉर्म्स दिए हैं डिप्लोमेसी के, जो दूसरे देशों के साथ आपका रिश्ते कैसे होने चाहिए, अगर आपको सरवाइव करना है, आपके नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको बरकरार रखना है, आपके आइडियल्स, आपकी आइडियोलॉजी को बरकरार रखना है, तो आपको ये 6 फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि अगर आप कमजोर राष्ट्र हो तो आपको दूसरे देशों के साथ संधि करनी चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि अगर कैसी वॉर टाइम सिचुएशन आ गई, ऐसी परिस्थितियां आ गई, आप कमजोर है, इकोनॉमिकली भी कमजोर है, आपकी मिलिट्री भी उतनी कैपेबल नहीं है, तो आप दूसरे देशों के साथ संधि कर सकते हैं। जैसा कि नेपोलियन को हराने के लिए ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने जो 7वां कोएलिशन किया था वाटरलू के लड़ाई के दौरान, और हिटलर को हराने के द्वितीय विश्व युद्ध में जो अलाइड नेशन का जो गठबंधन हुआ था वो इसी का एक उदाहरण है। दूसरा जो है वो है विग्रह, यानी कि ये रणनीति तब काम आती है जब एक राज्य किसी अन्य राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है और दुश्मन देश के सैन्य शक्ति, उसकी रणनीति, युद्ध नीति और आंतरिक परिस्थिति का इस्तेमाल करके उस देश को पराजित कर सकते हैं। जैसे कि जो प्रॉक्सी वॉर खेला जाता है, जैसा अमेरिका मिडल ईस्ट में जो अभी कर रहा है, उस परिस्थिति को विग्रह कहते हैं। चाणक्य ने ये उसकी जो किताब है, उसकी जो मंडल थियरी है, उसमें उन्होंने ये इस बात की नींव रखी है, विग्रह की। उसके बाद जो तीसरा जो फॉर्म आता है
तीसरी जो स्ट्रेटजी आती है उसका नाम है आसना, यानी कि डूइंग नथिंग, आपको कुछ नहीं करना है। इस मेथड का उपयोग तब किया जाता है जब युद्ध या तो किसी अन्य राज्य के साथ जो संधि करते हैं उससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि आप ऐसे देश पर हमला करोगे जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी इकोनॉमी भी उतनी कैपेबल नहीं है, तो आप उस देश पर हमला क्यों करोगे। तो चाणक्य ने यह कहा है कि जो उस देशों के साथ आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके साथ कुछ संधि भी नहीं करनी है और उसके साथ लड़ाई भी नहीं करनी है। इससे ये होगा कि आपके पास जो रिसोर्सेस होंगे उसका क्षय होगा उससे, लेकिन आपको कुछ उस राज्य से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि भूटान है, नेपाल है, जो वो दोनों एशियन जायंट्स, जो चाइना और इंडिया जो कि एशियन जायंट्स माने जाते हैं, उसके बीच एक सैंडविच की तरह है। लेकिन दोनों में से किसी देश को उनमें उतना जैसा कहा जाए कि उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज। कई ऐसे जैसे ये एक उदाहरण ये भी है कि एंटार्क्टिका है, वो आज तक वो जो कॉन्टिनेंट है उस पर आज तक किसी देश ने दावा नहीं किया है, क्योंकि वहां पर ना तो कोई रिसोर्स ही है, ना कोई इकोनॉमिकली कोई आपको फायदा भी नहीं होगा। तो आप क्यों अपने जो रिसोर्सेज है उसका क्षय आप क्यों करोगे। तो चाणक्य ने यह कहा है कि ऐसे राष्ट्रों के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, उनको उसने आसना किया है। उसके बाद उन्होंने कहा है यानी कि प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। इस मेथड में जो दुर्बल राष्ट्र होता है उन्होंने ताकतवर बनाने की आवश्यकता पर भार दिया गया है। ये जो है वो दुश्मन राष्ट्र को डरा सकता है। जैसे कि कोई ऐसा छोटा राष्ट्र जिसके पास कोई भी मिलिट्री नहीं है, कोई बहुत ही कम मिलिट्री है, उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी वीक है, ऐसे में आप उस राष्ट्र को डरा सकते हैं। जैसे उस पर उसके जो संसाधन है उसके उपयोग करने के लिए आप उसको मजबूर कर सकते हैं। जैसे कि 1980 उसका एक उदाहरण देखा जाए तो कि 1980 के दशक के दौरान अमेरिका के जो वेपन्स थे, सैन्य निर्माण था, उन्होंने सोवियत अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। सोवियत की जो इकोनॉमी है वो 1980 के दशक में काफ़ी वीक हो गई, क्योंकि उन्होंने जो आर्म रेस थी उसके पीछे उन्होंने काफ़ी खर्च किया। तो ये स्ट्रेटेजी है उसको उन्होंने यानी कि प्रिपेयरिंग फॉर वॉर स्ट्रेटेजी कहा है। उसके बाद उन्होंने जो उसके बाद की जो उन्होंने स्ट्रेटेजी कही है उसका जो नाम है वो है समशर्य, यानी कि सीकिंग प्रोटेक्शन। यानी कि जो यूरोप के जो छोटे छोटे देश है वो अमेरिका के साथ क्यों जुड़े हैं, क्योंकि उनको अमेरिका से एक जो सुरक्षा महसूस होती है। और मिडल ईस्ट के भी काफ़ी जो देश है वो अपने अरब भाइयों की बजाय अमेरिका के पाले में चले गए हैं, क्योंकि उनको एक जो सुरक्षा महसूस होती है, अमेरिका उनको सुरक्षा प्रदान करता है। भले उसके बदले में वो उसके रिसोर्सेज का उपयोग करता है, लेकिन अमेरिका के पास जाने से उनको एक सिक्योरिटी महसूस होती है, अमेरिका उनको सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो इस जो स्ट्रेटेजी है उसको चाणक्य ने समशर्य कहा है। उसके बाद ड्यूअल पॉलिसी या कहे तो ड्यूअल अलायंस, जिसे द्वैधी भाव कहा गया है, यह रणनीति दुश्मन जो राज्यों है उनको लड़ने के लिए एक गठबंधन बनाने पर भार देती है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी विपरीत विचारधाराओं वाले देशों का एक जो गठबंधन बना था वो इसी के चलते बना था, क्योंकि अकेले कोई हिटलर के जर्मनी को हरा नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास पावरफुल आर्मी थी। तो चाणक्य ने यह 6 फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी का है। उसका एक बेहतरीन, चाणक्य की जो एक मंडल थियरी है उसका एक जो बेहतरीन उदाहरण है उसको मैं बताता हूँ। चाणक्य ने कहा है कि योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी एंड द नेबर्स एनिमी इज योर फ्रेंड। यानी कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। ये देखे यहाँ पर मैप से ये दिया गया है कि जो पाकिस्तान जो कि हमारा दुश्मन है, चाइना और
म्यांमार जो कि दुश्मन राष्ट्र की तरह ही हमारे साथ बिहेव कर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के जो दुश्मन है जिसमें अफगानिस्तान आता है उसके साथ हम दोस्ती बना रहे। अफगानिस्तान में हम काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद साथ साथ ईरान में भी हम काफ़ी इंटरेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो चाबार पोर्ट है उसको भी हम विकसित कर रहे हैं। तो ये एक चाणक्य की जो एक थियरी है, योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी एंड द नेबर्स एनिमी इज योर फ्रेंड, उसके मुताबिक ही हम ये जो स्ट्रेटेजी है वो अपना रहे हैं। अफगानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान जैसे देशों को हम ताजिकिस्तान, वहाँ पर हमारा एक एयरबेस भी है, वो पाकिस्तान को सराउंड करने के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद चाइना जो हमारा दुश्मन है, उसके जो दुश्मन है, चाइना के भी जो दुश्मन है जैसे कि है वियतनाम है, साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी उसके दुश्मन है, जैसे फिलीपाइंस भी है, ताइवान भी है और मंगोलिया है, जापान जैसे जो देश है वो चाइना को दुश्मन मानते हैं। तो हमें उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। जैसा हाल ही की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इसी जो पाथ है उसी पर चलते हैं। जैसा कि मंगोलिया के साथ हमारे प्रधानमंत्री 2 साल पहले वहाँ पर गए थे। जापान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, उसके साथ हम मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो वियतनाम है और जो फिलीपाइंस है उनको जो हम ब्रह्मोस सप्लाई कर रहे हैं वो इसी एक स्ट्रेटेजी का एक भाग है। तो उसके बाद चाणक्य के जो एरा है उसके बाद आता है इंडो रोमन ट्रेड रिलेशन, यानी कि मौर्य काल के बाद जो गुप्त काल है उस समय की जो स्ट्रेटेजी थी, जो ट्रेड रिलेशन थे रोमन्स के साथ वो कैसे थे वो दिया गया है। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस को एक मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट, जिसमें पोर्ट्स और कोस्टल लैंडमार्क है उसको, जैसे कि हम अभी मॉडर्न डे में मैप कहते हैं, उसको ग्रीक में जो पेरिप्लिस कहा जाता है। तो ये पेरिप्लिस में दिया गया है कि इंडिया और रोमन के जो ट्रेड रिलेशन है वो कैसे है। जो रोमन की जो प्राचीन रोमन की टोलेमिक डायनेस्टी थी, जैसा कि मैंने बताया टोलेमिक का जो एम्बेसडर था वो अशोका की भी दरबार में था। तो उन्होंने रेड सी जो रूट था उनके थ्रू उन्होंने इंडिया के प्राचीन भारत के साथ एक ट्रेड रिलेशन विकसित किया है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो मैप दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो यहाँ पर है प्राचीन रोमन एम्पायर है और यहाँ पर है प्राचीन ग्रीस, जिसका व्यापार हम कैसे करते हैं। जैसा कि आपको एक बात मार्क कर सकते हैं कि ये जो सी रूट है, सभी सी रूट उस पर इंडिया की डोमिनेंस थी, और जो लैंड रूट है वहाँ पर चाइना की डोमिनेंस थी। आप देख सकते हैं ये जो इसे सिल्क रूट कहा जाता है, जो सिल्क रूट है वो मध्य एशिया और जो प्राचीन रोम है ग्रीस से उसके साथ वो चाइना है वो सिल्क रूट से जुड़ता था, और हम जो है वो रेड सी से हम उसके साथ जुड़ते हैं। तो ये एक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें ये दिया गया है। उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ चोला एम्पायर, जो 10वीं और 11वीं सदी में जो चोला साम्राज्य था, काफ़ी फेमस, साउथ इंडिया का काफ़ी फेमस साम्राज्य था, जो कि अपनी पावरफुल नौसेना के दम पर साउथ ईस्ट एशिया में अपना डोमिनेंस बनाए रखता था। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जो चोला साम्राज्य है वो साउथ ईस्ट एशिया में उसके काफ़ी व्यापार थे, और उन्होंने वहाँ पर जो उसके जो श्रीविजय साम्राज्य थे, तांग डायनेस्टी, श्रीविजय साम्राज्य और मलय आर्किपेलागो, मलयन जो द्वीप समूह है, और अब्बासिद खलीफात और बगदाद की जो खलीफात है, अब्बासिद खलीफात के रूल में जो बगदाद था उसको उनके साथ भी उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। उसके बाद चाइना और चोला के जो रिलेशन है वो तो 2nd सेंचुरी BC तक जाते हैं, लेकिन जो अब हम बात करें वो 10वीं और 11वीं सदी में बात कर रहे हैं। तब चाइना के जो माफ कीजिएगा, जो चोला के जो महान सम्राट थे राजेंद्र चोल और राजराज चोल, उन दोनों ने साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी मिलिट्री एक्सपेडिशन भी की। उन्होंने नेवल एक्सपेडिशन लॉन्च की, और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर के जो श्रीविजय साम्राज्य था
उस पर वहां पर उन्होंने अपना जो राज्य है वहां पर फैलाया। उस बात को चाइनीज स्कॉलर बान गु ने अपनी जो बुक है वो हान द बुक ऑफ हान, जो बुक ऑफ हान कहा जाते हैं, जो कि बान गु द्वारा लिखी गई थी, वो चाइना के एम्बेसडर थी चोला के कोर्ट में, उसमें उन्होंने ये सब बात का उल्लेख किया है। और चाइना के साथ जो हमारे ट्रेड रिलेशन थे, चोला एम्पायर के जो ट्रेड रिलेशन थे, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वहाँ पर की जो कल्चर है वो हमें काफ़ी इंडियन कल्चर के साथ सिमिलर लग रही है। तो जो हमारे जो ट्रेड रिलेशन थे और मिलिट्री रिलेशन थे साउथ ईस्ट एशिया के जो राष्ट्र थे, प्राचीन राष्ट्र, उनके साथ उनकी वजह से ही आप देख सकते हैं कि जो जो अंकोर वाट मंदिर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट माना जाता है, वो देखे तो आप पूरा का पूरा इंडियन कल्चर के ऊपर ही बेस्ड है। अब देखते हैं जो बेसिक डिप्लोमेसी के जो बेसिक होते हैं उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिप्लोमेसी क्या होती है। डिप्लोमेसी इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव स्टेट। डिप्लोमेसी यानी कि दो राज्यों के बीच एक मैकेनिज्म, जैसे दोनों राष्ट्रों के बीच का जो नेशनल इंटरेस्ट है, उनकी जो आइडियोलॉजी, उसके जो नेशनल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आइडियोलॉजी है, वो बरकरार रख कर जो नेगोशिएशन किया जाता है उसको डिप्लोमेसी कहा जाता है। और ये जो डिप्लोमेसी होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेट के द्वारा कंडक्ट की जाती है, ना कि जो नेशनल पॉलिटिशियन है वो उसको तय करते हैं, उसकी पॉलिसी बनाते हैं, और जो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, डिप्लोमेट्स, वो इसको जो ग्राउंड लेवल पर वो रखते हैं। तो ये थी बेसिक ऑफ डिप्लोमेसी। अब देखते हैं टाइप ऑफ डिप्लोमेसी। सबसे पहली है इनफॉर्मल डिप्लोमेसी, उसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। इनफॉर्मल डिप्लोमेसी और उसे काफ़ी बार ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। उसको दो कंट्रीज के बीच जो कम्युनिकेट करते हैं, और जैसे कि जो हॉटलाइन होती है, जो दो राष्ट्रों के बीच हॉटलाइन है, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का ही एक भाग है। और ये आप देख रहे होगी कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने, ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, पुतिन जीते, तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई दी। ऐसे ही जो वर्ल्ड लीडर है एक दूसरे को बधाई देते हैं, उसको कहा जाता है इनफॉर्मल डिप्लोमेसी यानी कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी। उसके बाद आता है अपीजमेंट। अपीजमेंट इज अ पॉलिसी ऑफ मेकिंग कंसेशंस टू एन एग्रेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन। अपीजमेंट की जो उसका बेहतरीन उदाहरण देखें तो हाल ही में जो डोकला क्राइसिस हुआ था, डोकला स्टैंड ऑफ हुआ था, उसको मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए जो अग्रेशन दिखाया जाता है उसको अपीजमेंट कहा जाता है। उसके बाद सॉफ्ट पावर, जैसा कि चाइना के जो राष्ट्रपति है वो 2015 में भारत की यात्रा पर आए, तब जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने उनको साबरमती गुजरात ले जाकर वहाँ पर हमारा कल्चर दिखाया। उसको एक सॉफ्ट पावर के तौर पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहा जाए। जैसा कि हाल ही में वुहान में भी चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने जो किया, प्रधानमंत्री मोदी को जो वहाँ पर ले गए, उसको भी अपना जो सॉफ्ट पावर है वो दिखाने के लिए वो वहाँ ले गए थे। सबसे पहले जो सॉफ्ट पावर है उसकी जो उसको माइंड्स डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, उसको डिफाइन किया था जोसेफ निये ने। ये दोनों जो राष्ट्र होते हैं, दोनों देशों के जो लीडर होते हैं, उनके बीच एक जो कहा जाए तो उनके बीच एक जो दोनों के जो माइंड है वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए, इसीलिए भी ये जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी यानी कि सॉफ्ट पावर है वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उसके बाद आता है मॉनेटरी डिप्लोमेसी, यानी कि आप जो एड आपको इकोनॉमिक एड देते हो, मिलिट्री एड देते हो, उसको मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक भाग माना जाता है। मॉनेटरी डिप्लोमेसी इज द यूज ऑफ फॉरेन एड और अदर टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एज मीन्स टू अचीव और डिप्लोमेटिक एजेंडा। जैसा कि चाइना अभी जो डेब्ट ट्रैप जो फैला रहा है इंडियन ओशियन के, इंडिया के जो सराउंड जो देश है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, वहाँ उनको एड्स दे रहा है, जो मिलिट्री एड दे रहा है,
और जो इकोनॉमिक एड भी दे रहा है, उसके बदले में वहाँ के जो वो पोर्ट्स है वो एक्वायर कर रहा है, उसको ये मॉनेटरी डिप्लोमेसी कहा जाता है। विश्व युद्ध के बाद जो मार्शल प्लान अमल में लाया गया था, जिसके तहत यूरोप का जो पुनर्निर्माण हुआ मार्शल प्लान के तहत, वो भी मॉनेटरी डिप्लोमेसी का भी एक पार्ट था। उसके बाद गन बोट डिप्लोमेसी यानी कि जो दूसरे राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष के लीडर है उनको अपनी मिलिट्री की ताकत बताना, उसको गन बोट डिप्लोमेसी कहा जाता है। जैसा कि हम 15 अगस्त, माफ कीजिएगा 26 जनवरी पर जो परेड करते हैं, उसमें अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष के सामने हम अपनी जो ताकत है, सेना की जो ताकत है वो दिखाते हैं। वो गन बोट डिप्लोमेसी का ये भाग है। गन बोट जो डिप्लोमेसी है वो सबसे पहले 17वीं या 18वीं सदी का ये टर्म है, क्योंकि तब की जो अमेरिका और ब्रिटेन की जो नौसेना थी वो सबसे पावरफुल थी। तो कोई दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आते थे, तो ऐसे देश अपनी नौसेना की शक्ति प्रदर्शन करते थे, इसलिए भी उसको गन बोट डिप्लोमेसी कहा जाता है। उसके बाद आता है पब्लिक डिप्लोमेसी यानी कि जो पब्लिक है, दूसरे देशों की जो पब्लिक है उसके साथ डायरेक्ट, जनरल पब्लिक है उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करना, उसको पब्लिक डिप्लोमेसी कहा जाता है। जैसा कि जॉन एफ कैनेडी जो काफ़ी पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए काफ़ी फेमस थे, वो पब्लिक जो दूसरे देशों में जो स्टेट विजिट पर जाते थे, वहाँ पर उनकी जो पब्लिक है उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, तो वो एक पब्लिक डिप्लोमेसी का ही एक भाग है। अब देखते हैं कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बेसिक एम्स ऑब्जेक्टिव, उसको सबसे पहले तो ये हमारी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, यानी कि द मोस्ट सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए स्टेट आर ऑलवेज द मेंटेनेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी। जो कोई भी देश होता है उसकी जो डिप्लोमेसी है वो सबसे पहले बेस्ड होती है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारी संप्रभुता, हमारा नेशनल इंटरेस्ट और हमारा जो सार्वभौमत्व है, हमारी जो स्वतंत्रता है वो बरकरार रखे। इसीलिए भी जो डिप्लोमेसी जो हम करते हैं उसको सेंट्रल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएरी ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो दूसरे देश है उसके साथ हमारी डिप्लोमेसी इकोनॉमिक रिलेशन के बेस्ड होती है, उसको इंटरमीडिएरी ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। जैसा कि हम दूसरे देशों के साथ जो व्यापार समझौते करते हैं और ट्रेड ब्लॉक्स बनाते हैं, फ्री ट्रेड जोन बनाते हैं दूसरे देशों के साथ, एफटीए एग्रीमेंट्स करते हैं, वो सब इंटरमीडिएरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जो डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव होता है उसमें क्या होता है कि आपको जो इंटरनेशनल जो सिस्टम होती है उसका उपयोग करके आपके जो स्टेट के जो अपने खुद के जो नेशनल इंटरेस्ट है, अपने जो ड्रीम है, अपनी आइडियोलॉजी को दूसरे देशों के साथ साझा करना। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, उसके थ्रू जो अमेरिका है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट उसके थ्रू ही वो पूरा करता है, अपनी आइडियोलॉजी वो फैलाता है, तो उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तो ये सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव और डिस्टेंट ऑब्जेक्टिव, इन तीनों से ही हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बनती है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो निर्धारण है वो क्या क्या है, कौन से जो फैक्टर है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले आता है जियोग्राफिकल फैक्टर, यानी कि जो हमारी जियोग्राफी है, इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो सी रूट अभी का जो हाल का जो सी रूट है, सी ट्रेड रूट है, वो इंडिया से ही गुजरता है। आप मैप में देख सकते हैं कि इंडिया, इसीलिए भी जो साउथ चाइना सी है वो भी एक पोटेंशियल है उसमें भी, और इंडियन ओशियन जो रीजन है उन पर चाइना और इंडिया और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां उन पर कंट्रोल करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर दुनिया का 80% तेल वहां से जाता है और ज़्यादातर जो व्यापार है वो वहीं से ही होता है। इसीलिए भी भारत का जो जियोग्राफिकल फैक्टर है वो डिप्लोमेसी में
एक भाग देता है। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि चाइना के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन है, तो हम जब हम कोई डायलॉग करते हैं तो हम वो जो एंशियंट जो हमारे जो बातें होती थी, ट्रेड रिलेशन होते हैं, उसको भी हम उसकी बात भी हम उन देशों के साथ साझा करते थे। और जैसे कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो इसी का ही एक भाग है। उसके बाद आइडियोलॉजिकल फैक्टर, जो कि नेपाल के साथ हम नेपाल की और इंडिया की जो आइडियोलॉजी है वो एक जैसी है, हमारे रिलीजन काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसीलिए भी ये जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर है वो ऐसे देशों के साथ डिप्लोमेसी करने में एक एक जो रोल है वो प्ले करते हैं। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट, अफ्रीका और इंडिया के बीच जो सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों के बीच की फ्रीडम मूवमेंट, ये अफ्रीका के कई राष्ट्र और साउथ ईस्ट जो एशिया है, साउथ एशिया के जो कुछ देश है, जैसे कि भारत है, श्रीलंका है, वो सब ब्रिटेन के गुलाम थे। उन्होंने जो उसके खिलाफ जो फ्रीडम मूवमेंट चलाई ही, वो भी एक डिप्लोमेसी में एक रोल प्ले करता है। उसके बाद कॉमन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसा कि चाइना को हमारी ज़रूरत है और इंडिया को चाइना की ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया के पास उतनी रिसोर्सेस की थोड़ी कमी है, और चाइना जो कि इंडिया को एज ए बाजार के रूप में देखता है। यूएसए जो कि यूएसए भी इसीलिए भी यहाँ पर हमारे साथ ट्रेड को बढ़ावा देना चाहता है। यूएसए के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, जो हमारे पास बहुत कम है। तो यूएसए के पास लेकिन बाजार उतना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इंडिया के पास बाजार है और यूएसए और चाइना जैसे देशों के पास टेक्नोलॉजी और पैसा है, तो वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये था इकोनॉमिक फैक्टर। उसके बाद मिलिट्री फैक्टर, जैसा कि हमारा रशिया के साथ रिलेशन, फ्रांस के साथ रिलेशन और इजराइल के साथ जो रिलेशन है वो मेनली मिलिट्री फैक्टर, उसके साथ की जो डिप्लोमेसी है वो उसमें मिलिट्री फैक्टर है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद जो लीडर्स होते हैं नेशनल के, जो अपना जो पॉलिटिशियन होते हैं, स्टेट्समैन होते हैं, उनका जो अपना जो करिश्मा होता है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है डिप्लोमेसी में। आप देखते होंगे कि जो हमारे अभी के प्रधानमंत्री है उसका जो करिश्मा है वो काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले करता है। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उसको एज ए वर्ल्ड लीडर काफ़ी सराहना हुई थी, वो एक वर्ल्ड लीडर की तौर पर भी उभरे थे। तो ये पर्सनल फैक्टर है, वो जो लीडर्स के पर्सनल करिश्मा, पर्सनल अचीवमेंट के ऊपर आधार रखता है। उसके बाद आता है नेशनल इंटरेस्ट, आपका दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट करने में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में, संधि करने में आपका खुद का क्या फ़ायदा है वो सबसे पहले देखा जाता है। तो उसको नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, यानी कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, जैसे जो ब्रिटेन के जो एज ए डोमिनियन कहा जाता है, जहाँ पर जो क्वीन है वो एज ए हेड ऑफ स्टेट रोल प्ले करती है। ऐसे देशों के बीच की जो डिप्लोमेसी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर भी उसमें एक रोल प्ले करता है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो हमारी जो डायरेक्टिव पॉलिसी है, डीपीएसपी जिसे कहा जाता है, उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी का एक रूट उसमें उन्होंने दिखाया है। जैसा कि हम की जो पंचशील है वो इसी का भी एक भाग है। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखें तो जो रीजनल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, तो सबसे पहले इंडिया की ही बात करें तो साउथ एशिया में इंडिया एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। तो उनके दूसरे देशों के साथ मिलिट्री रिलेशन कैसे है, इकोनॉमिक रिलेशन कैसे है, उनके नेबर्स के साथ उनके रिलेशन कैसे है, वो भी एक फैक्टर फॉरेन पॉलिसी बनाने में एक रोल प्ले करता है। उसके बाद इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, आपके देश के प्रति दूसरे देशों के देखने का नज़रिया कैसा है, उसके आधार पर भी एक जो हमारी डिप्लोमेसी है वो उसके आधार पर घड़ी जाती है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके देश के जो रिलेशन है, जैसे कि यूएन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके साथ आपके रिलेशन कैसे है, उसके उसके आधार पर भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो गढ़ी जाती है। फेथ इन यूएन, यानी कि यूएन में हमारा पूरा विश्वास है। वो भी जब उसके यूएन के साथ जो हमारे रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। भारत यही चाहता है कि यूएन की जो साख है वो पहले जैसी हो जाए। उसके बाद वर्ल्ड पीस, भारत तो यही चाहता है कि दुनिया में शांति बने रहे, डिस आर्मामेंट हो जाए, डी न्यूक्लियराइजेशन हो जाए, पीस बनी रहे। लेकिन जो दूसरे देश है वो ऐसा करने या होने नहीं देते हैं। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे घड़ी जाती है, ये सब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर देखकर हर देशों के साथ जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही डिप्लोमेसी घड़ी जाती है। उसके बाद हमारे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो हम उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ट्रेडिशन बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, यानी कि चाइना और इंडिया जो प्राचीन काल में एक जो उनकी जो इकोनॉमिक जो रिलेशन थे, कल्चरल रिलेशन थे, जैसा कि बताया कि जो बौद्ध धर्म है वो भारत में जन्मा, लेकिन उसका जो फैलावा है सिल्क रूट के तहत वो चाइना में, तिब्बत में हुआ। तो हमारा जो कल्चरल फैलावा है वो इसके आधार पर बेस्ड है। उसके बाद कोऑपरेशन विथ नेबर्स, जैसा कि भारत है वो अपने हर नेबर्स के साथ कोऑपरेशन करना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। लेकिन कभी भारत ने ऐसी पहल नहीं की है, लेकिन हर बार जो पाकिस्तान है वो कोई ना कोई हरकतें करके भारत को उकसाता है। लेकिन भारत तो उसके साथ कोऑपरेशन नहीं चाहता, इसलिए भी उसने मोस्ट फेवर नेवर नेशन का दर्जा भी पाकिस्तान को दे रखा है। उसके बाद पीस एंड नॉन वायोलेंस, जो हमारे जो इम्पोर्टेंट एक जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से ये एक है पीस एंड नॉन वायलेंस। सबसे पहले जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने पीस की जो अहिंसा है उनकी उन्होंने वकालत की थी। उसके बाद जो गांधी जी है उसके जो प्रिंसिपल है वो भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है पंचशील, जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये गढ़ा गया था। ये जो पंचशील शब्द है वो जो बौद्ध अभिलेख थे उनसे लिया गया है। पंच यानी कि पांच और शील यानी कि जो नियम, उससे ये पंचशील शब्द बनाया गया है, जो कि जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा ये भारत चीन के बीच जो एक बैठक हुई थी 19 अप्रैल 1954 को, तब इसके ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। उसमें उन्होंने 5 बात रखी थी, जिसमें पहली है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, चाइना ने 1962 में भारत पर हमला किया और अक्साई चीन हमसे छीन लिया और उसने ये पंचशील जो प्रिंसिपल है उनका उन्होंने भंग किया। उसके बाद दूसरा आता है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, यानी कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। उसके बाद आता है इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट वर्किंग रिलेशनशिप, समान और परस्पर लाभकारी संबंध। उसके बाद आता है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस और एक दूसरे के साथ आक्रमण ना करना। तो ये सब बात थी वो पंचशील एग्रीमेंट में करी गई थी। उसके बाद आता है नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कहा है तो नॉन अलाइनमेंट। जो दूसरे उस वक्त की जो परिस्थिति थी वो कुछ ऐसी थी कि आप दोनों देश जो पावरफुल जो देश थे, पावरफुल ब्लॉक बन गए थे, दुनिया 2 भागों में बट गई थी, सोवियत ब्लॉक और अमेरिका ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जिसमें भारत है वो किसी दूसरे देशों के साथ एक जुड़ नहीं सकता था, क्योंकि तब की जो परिस्थिति कोल्ड वॉर की परिस्थिति ऐसी थी। जैसा कि भारत अमेरिका की तरफ झुकता तो सोवियत अपना दुश्मन मानता, और सोवियत की तरफ झुकता तो अमेरिका हमें अपना दुश्मन मानता। तो जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, जोसेफ टिटो और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे गमाल नासर, उन्होंने ये नॉन अलाइन मूवमेंट एक ब्लॉक बनाया, जिसके तहत आप दोनों में से किसी देश के साथ आप जुड़ेंगे नहीं। और इसको काफ़ी सराहना भी मिली अफ्रीका
कॉन्टिनेंट के काफ़ी सारे देश जो है वो इस नॉन अलाइंड मूवमेंट में जुड़े। उसके बाद आता है ओपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म, यानी कि जो साम्राज्यवाद था उसका विरोध करना। जो वेस्टर्न कंट्रीज मेनली जो फ्रांस थे, जर्मनी था, ब्रिटेन था, उन्होंने उपनिवेशवाद को काफ़ी बढ़ावा दिया एशिया में। और अफ्रीका देश है वहाँ पर उन्होंने अपना उपनिवेश खोले, वहाँ के संसाधनों को लूटा, मानव संसाधनों को लूटा, और जो इकोनॉमिक जो संसाधन थे उनको भी उन्होंने लूटा। तो हमारी जो हम भी ब्रिटेन के साथ लड़कर भी स्वतंत्र हुए थे, इसीलिए भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो वो ये उसको ओपोज कॉलोनियलिज्म को ओपोज करना ही एक जो ऑब्जेक्टिव है वो होगा ही होगा। उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी, और अब हाल ही में इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया गया है। यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश है उसके तरफ हमें देखना। पूर्व के जो पड़ोसी है जैसे कि म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, उसके साथ हमारे रिलेशन को मजबूत करना। तो हाल ही में उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक नए रूप में उसको दर्शित किया गया है। उसके बाद आता है डिसआर्मामेंट। भारत ये चाहता है कि निशस्त्रीकरण, दुनिया में निशस्त्रीकरण हो, और वो जो पैसा है वो एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, उसके पीछे उसको उसका पैसा जो उसके पीछे खर्च हो जाए। उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज। भारत ये चाहता है कि एनवायरनमेंट की जो हाल ही के दिनों में जो क्षति पहुंची थी, हाल ही के कुछ जो सालों में एनवायरनमेंट के प्रति जो जागरूकता हुई है वो काफी उसमें बढ़ावा हो। इसी का उदाहरण है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्लाइमेट चेंज है, COP 23 हुई थी, उसमें भी भारत ने हिस्सा लिया था और अपनी बात रखी थी। तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद सबसे जो आखिर में आता है टेररिज्म। टेररिज्म से भारत काफ़ी सालों से परेशान है। 1980 के दशक से जो हमारा जो नेबर है पाकिस्तान, वो एक प्रॉक्सी वॉर, टेररिस्ट के थ्रू एक प्रॉक्सी वॉर जो चला रहा है, भारत उसके खिलाफ एक दुनिया में एक मजबूत आवाज की तरह उभरा है। वो टेररिज्म चाहे वो भारत में ही क्यों ना हो, किसी अन्य देश में भी हो, तो भारत उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाता है। तो ये था मेरा पूरा वीडियो, बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये छोटा सा वीडियो था। ये वीडियो को मैंने छोटा बनाने की कोशिश की, उसमें काफ़ी सारी जो बात है उन्होंने उसको मैंने इसमें कवर किया है। और जो हमारे जो आगे के जो लेक्चर आने वाले हैं, ये सब जो हमारा टेररिज्म है, पंचशील है, नॉन अलाइनमेंट है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसके ऊपर हमारे जो अगले वीडियो लेक्चर है वो उसमें डीप एनालिसिस आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।